हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अररिया स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण VVR जीके जिस प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों, जो पिछले बार के रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। तो अगर जो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं दोस्तों, तो इस बार के रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम में इससे आसानी से 203 प्रश्न देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये हम इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, पिछले बार के हर एक शिफ्ट में मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट बनाने में जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों, और ऐसा कंटेंट डेली इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पौधों में अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित किया जाता है दोस्तों। तो अपशिष्ट उत्पादों को जो है कोशिका रिक्तिका में संग्रहित किया जाता है दोस्तों। कोशिका रिक्तिका में संग्रहित किया जाता है पौधों के अपशिष्ट उत्पादों को दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अगर दर्पण में आपतित किरण मुख से आ रही है तो आपतन कोण कितना होगा दोस्तों। यदि आपतित किरण जो है ना, आपतित किरण मुख से आ रही है तो इसका जो है ना आपतन कोण 0 डिग्री होगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ रखने पर उसका वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। तो उत्तल लेंस में वस्तु को जो है ना, वस्तु को 2f से दूर रखने पर जो है ना, 2f से दूर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं छोटा बनता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और लावा को अजीव अंग कहा जाता है क्योंकि। तो माइटोकॉन्ड्रिया और लावा को इसलिए जीव कहते हैं दोस्तों क्योंकि इसका जो है ना, इसका अपना DNA राइबोसोम होता है, इसलिए इसे कहते हैं अजीव जीव। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था दोस्तों। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज जो है ना, माइकल फैराडे ने किया दोस्तों। विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा की खोज किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने किया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, लाल और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक में होता है क्या होता है दोस्तों। तो लाल और बैंगनी रंग का जो है ना अपवर्तनांक में होती है, लाल का अपवर्तनांक सबसे कम एवं बैंगनी का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य में श्वसन वर्णक किस में पाया था दोस्तों। तो मनुष्य में जो है ना, मनुष्य में श्वसन वर्णक जो है ना RBC में पाया था दोस्तों। रेड ब्लड कार्पुसल्स में पाया था श्वसन वर्णक। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अवतल दर्पण में जब किरण तिरछे ध्रुव पर आपतित होती है तो आपतित किरण और मुख्य अक्ष के मध्य बना कोण को क्या कहते हैं दोस्तों। यदि अवतल दर्पण में जब किरण तिरछे ध्रुव पर आपतित होती है तो आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच मध्य कोण को क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो उसे आपतन कोण कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है दोस्तों। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान जो है हमेशा 1 से अधिक होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से अधिक होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पौधे किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है दोस्तों। तो पौधे जो है ना, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रक्रिया में छोड़ता है, जो श्वसन लेता है दोस्तों वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की निष्कासन करती है दोस्तों। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस में निर्माण हो जाता है दोस्तों। तो जिप्सम को 373 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर ये जो है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस में निर्माण हो जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब किस में बनता है दोस्तों। तो आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब जो है उत्तल और अवतल दर्पण दोनों बनता है दोस्तों। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों बनता है, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, X और Y लिंग गुणसूत्र में क्या अंतर है दोस्तों। तो X और Y लिंग गुणसूत्र में यह अंतर है क्योंकि X लिंग गुणसूत्र Y लिंग गुणसूत्र से बड़ा होता है। X जो है ना, X ऑलवेज ग्रेटर देन Y गुणसूत्र दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर किसके बने होते हैं दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर जो है ना, कॉपर एल्युमिनियम तार के साथ स्टील कोर का बना होता है दोस्तों। कॉपर एल्युमिनियम तथा स्टील कोर का बना होता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में सिल्वर और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है दोस्तों। सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में सिल्वर और
क्लोरीन में गैस में टूट जाता है। तो सूर्य के प्रकाश की स्थिति में जो है ना, सूर्य के प्रकाश की स्थिति में सिल्वर क्लोराइड या अपना सिल्वर एवं क्लोरीन में टूट जाता है दोस्तों। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, जलकुंभी नागफनी नीम मटर में से किसमें वायुतक कोशिका किसमें पाई जाती है दोस्तों? तो जलकुंभी में जो है ना, जलकुंभी में जो है दोस्तों वायुतक कोशिका पाई जाती है। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, सरीसृप के लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो सरीसृप के लिंग को निर्धारण करना तापमान पर डिपेंड करता है। तापमान ही बताएगा दोस्तों कि सरीसृप कौन सा लिंग का है, मेल या फीमेल। अब पहला प्रश्न हो जाएगा, 3H2 प्लस XN2 को अभिक्रिया करने पर 2 अमोनियम नाइट्रेट अभिक्रिया संतुलन में क्या X की जगह पर क्या होगा दोस्तों? तो X की जगह पर 1 होगी दोस्तों। ये जो है ना, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन जो है दोस्तों 1 बनाएगा। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, मैग्नीशियम लोहा कॉपर और चांदी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा दोस्तों? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है ना, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु मैग्नीशियम है दोस्तों यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ऐसे तत्व जिसके रासायनिक गुण समान होते हैं एवं इसके जो है ना परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं समस्थानिक, आइसोटॉप्स कहते हैं दोस्तों। आइसोटॉप उसे कहते हैं जिसके जो है ना रासायनिक गुण समान एवं परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है दोस्तों इसका। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, लिटमस विलियन डॉट से निष्कासित किया जाता है दोस्तों। तो लिटमस विलियन को जो है ना, लिटमस विलियन को हम लोग लाइकेन से निष्कासित करते हैं दोस्तों। लाइकेन से ही हम लोग निष्कासित करते हैं लिटमस विलियन को। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी दोस्तों? तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है ब्रोमीन जो है ना तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है दोस्तों एक प्रकार के। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट मिश्र धातु में टीन होता है दोस्तों। तो टीन जो है ना मिश्र धातु में एक प्रकार के सोल्डर का निर्माण करता है दोस्तों। टीन जो है मिश्र धातु में एक प्रकार के सोल्डर का निर्माण करता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में धमाने की गति डॉट होती है दोस्तों। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में धमाने की गति जो है ना 346 मीटर पर सेकंड होती है दोस्तों। 346 मीटर पर सेकंड होती है 25 डिग्री सेल्सियस हवा गति में दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, गुरुत्वीय स्थिरांक ग्रेविटी की एक इकाई है दोस्तों। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है दोस्तों ग्रेविटी का नियतांक इकाई। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पौधों में फ्लोएम डॉट के परिवहन में के लिए उत्तरदायी होती है दोस्तों। तो पौधों में जो है ना, पौधों में फ्लोएम को उपयोग हम लोग करते हैं भोजन के परिवहन के लिए दोस्तों। भोजन के परिवहन के लिए हम लोग फ्लोएम का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है दोस्तों? तो हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में रहता है दोस्तों? तो मुक्त रूप से गिरने के दौरान जो है ना पिंड एक प्रकार के भारहीनता के रूप में स्थित होता है दोस्तों। भारहीनता के रूप में स्थित होता है मुक्त रूप से गिरने के दौरान। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भ्रूण के किस भोजन संग्रहित करने वाले कोशिकाओं को डॉट कहा जाता है दोस्तों? भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं मादा युग्म कोशिका। मादा युग्म कोशिका कहते हैं दोस्तों भोजन ग्रहण करने वाले कोशिकाओं के। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, स्क्लेरेन कायमा में कोशिका भी डॉट के कारण होती है दोस्तों। तो लिग्निन के कारण जो है ना स्क्लेरेन कायमा में कोशिका भी मोटी होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 स्तंभों की क्या कहा जाता है दोस्तों? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है ना 36 स्तंभों कहते हैं, आवर्त कहते हैं दोस्तों। उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं पीरियड। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्रफल कहलाता है दोस्तों। ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र का क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं स्पिंडन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? स्पिंडन कहते हैं ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व के क्षेत्र को कहते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग और बता देना चाहते हैं, अगर जो अभी चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट जो है ना इस चैनल पर हमेशा
और डेली शाम को लाते रहते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर अगर जब इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो को बनाने में जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।